बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। दरा के नए इलाकों पर सीरियन फौज का कब्जा। जॉर्डन रशिया से बात करेगा। इसराइल ने सरहदों पर फौजें बढ़ा दी। यमन में अमन के लिए अलहूसी हथियार डालें, कंट्रोल हवाले करें। सदर हादी ने किया मुतालबा। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा हुदैदा में सीज फायर का दावा झूठ है। अमरीकी धमकियों के बीच रूहानी ने यूरोप का दौरा शुरू किया। न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें। इसराइल पूरे मगरबी किनारे को हथिया लेगा। यूएन एक्सपर्ट ने दी वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी अथॉरिटी की माली मदद बंद कर दी। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में की रोहिंग्या रेफ्यूजियों से मुलाकात। कहा जुल्म की नाकाबिल तसव्वुर कहानियां सुनी। मेक्सिको में कई दहाकों बाद कम्युनिस्ट हुकूमत बनेगी। कामयाब उम्मीदवार ने कहा करप्शन खत्म करेंगे, तब्दीली लाएंगे। अफगानिस्तान में खुदकुश हमले के बाद सिखों और हिंदुओं में खौफ की लहर। मुल्क छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी और दूसरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने हलाले के खिलाफ दरखास्तों की सुनवाई से किया इत्तेफाक। मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। जॉर्डन सीरिया की सूरत हाल के बारे में रशिया से बातचीत करेगा। जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमन सफादी ने यह बात कही। जॉर्डन के सरहदी इलाकों में इन दिनों सीरियन फौज का ऑपरेशन जारी है, जिससे जॉर्डन की हुकूमत नाराज है। यह इलाका गोलान पहाड़ियों के करीब है, जहां पर कई दहाकों से इसराइल का कंट्रोल है। इस ऑपरेशन की वजह से इसराइल और अमरीका भी खुश नहीं है। जॉर्डन के वजीर खारजा ने कहा कि वो इस हफ्ते रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात करेंगे और दरा सूबे के हालात और वाकयात पर बात करेंगे। दरा के कई इलाकों पर सीरियन फौज का कब्जा हो गया है। इतवार को अपोजिशन के बागियों ने बोसर अल शाम टाउन का कंट्रोल बशर अल असद की फौज के हवाले कर दिया। बाज़ इलाकों में अभी लड़ाई जारी है। लड़ाई की वजह से ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि रेफ्यूजियों की एक नई लहर जॉर्डन में आ सकती है। सीरिया की फौज और इत्तेहादियों ने 19 जून को यह ऑपरेशन शुरू किया था और दरा, कोनेत्रा और स्वेदा सूबे के कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया, जहां पहले अपोजिशन फाइटर्स का असर था। इस ऑपरेशन में सीरिया की फौज को रशिया की हवाई मदद हासिल है। इस ऑपरेशन की वजह से हजारों लोग बेघर हुए। कई लोगों को जॉर्डन ने अपनी सरहदों में दाखिल होने से रोक दिया। जॉर्डन हुकूमत का कहना है कि उसके पास और ज्यादा रेफ्यूजीज को संभालने के लिए वसाइल नहीं है। वजीर खारजा ऐमन सफादी ने जुमेरात को कहा था कि जॉर्डन में पहले से ही 13 लाख रेफ्यूजीज हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पहले से ही कई रेफ्यूजीज आ चुके हैं। जॉर्डन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि अकेला निभा रहा है। जॉर्डन ने सीरियन फौज की पेशकदमी के दरमियान सीज फायर की जरूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में हफ्ते को बातचीत नाकाम हो गई। बशर अल असद की फौजों के इस ऑपरेशन का मकसद सीरिया में बागियों के असर वाले बचे कुछ इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया के एक जंगी जहाज ने इराक और जॉर्डन की सरहद के करीब पिछले महीने सीरियन फौज पर हमला किया, जिससे एक आर्मी ऑफिसर हलाक हो गया और 7 सिपाही जख्मी हुए। अखबार संडे टाइम्स ने यह बात बताई। अगर यह खबर सही है तो यह पहला वाकया है जब बरतानिया की फौज ने अप्रैल के बाद से सीरिया में अमरीका और इत्तेहादियों के हमलों में हिस्सा लिया। इराक ने आईएस फाइटर्स को रोकने के लिए सरहद पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तामीराती काम जारी है। मकामी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। इराक के अल-कायम टाउन में यह बाड़ 20 किलोमीटर की होगी। इराकी फौजों ने नवंबर के महीने में इस टाउन पर कब्जा किया था और आईएस को शिकस्त दी थी। इस दौरान अपोजिशन की तरफ झुकाव रखने वाली मीडिया ने कहा है कि दरा में सीरियन फौज के हवाई हमले जारी हैं, जिनमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए।
एक खबर में कहा गया कि इसराइल ने गोलान पहाड़ियों के करीब अपनी फौजों की तादाद में इजाफा कर दिया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हुकूमत जंग को टालना चाहती है। यह भी कहा गया कि इस बात का इम्कान नहीं है कि इसराइल अब अपनी सरहदों के करीब सीरिया के बागियों की मदद करेगा। बात करते हैं यमन की। यमन के जिला वतन सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी ने यह बात दोहराई है कि यमन में अमन के लिए अलहूसियों को हथियार डालने होंगे और कंट्रोल हवाले करना होगा। अदन में आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। मंसूर हादी ने कहा कि किसी भी बातचीत या सियासी अमल के लिए यह जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 2216 पर अमल किया जाए, जिसमें कहा गया कि अलहूसी सरकारी इदारों पर से कंट्रोल छोड़ें और अपने हथियार डाल दें। हादी ने कहा कि यमन के लोग अब इस जंग को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हादी ने कहा कि अलहूसियों और उनके ईरानी हामियों को चाहिए कि वो इस करारदाद पर अमल कराएं या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ईरान के मंसूबों को खत्म करने का निशाना जल्द हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपना असर और रसूख फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यमन और उसके लोगों को खतरे पैदा हो गए हैं। यमन के अवाम ने मसलक परस्ती को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नजरियात अलहूसियों के जरिए थोपने की कोशिश की जा रही है। अलहूसियों के अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा है कि यूएई हुदैदा में ऑपरेशन जारी रखे हुए और सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए ऑपरेशन रोकने का दावा किया गया है। अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने यह बात कही। इससे पहले यूएई के नायब वजीर खारजा अनवर करकाश ने हमले रोकने का ऐलान किया था और कहा था कि इस सीज़फायर का मकसद यूनाइटेड नेशंस को बहरान हल करने की कोशिश का एक मौका देना है। इस दौरान हादी हुकूमत के एक वजीर ने दावा किया कि अलहूसियों की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में हुदैदा बंदरगाह पर काम करने वाले 5 लोग हलाक हो गए। हादी हुकूमत के वजीर ट्रांसपोर्ट ने यह बात बताई। ईरान के सदर हसन रूहानी ने यूरोप का एक अहम दौरा शुरू किया है, जहां वो ईरान न्यूक्लियर डील के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत करेंगे। अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद इस समझौते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले रूहानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं और यूरोपीय मुल्क इस समझौते की अहमियत को समझते हैं, जो खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी और अमन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यूरोप का मौजूदा नुक्ता नज़र पहले से अलग है। यूरोप मनमानी की जोरों शोर से मुखालफत कर रहा है और आलमी मसाइल पर ईरान और दूसरे अहम मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। रूहानी स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे। यूरोपीय मुल्क इस बात का जायजा ले रहे हैं कि अमेरिका की पाबंदियों के बाद किस तरह इस समझौते को बचाया जाए और किस तरह ईरान के साथ बिजनेस को बरकरार रखा जाए। ईरानी तेल की खरीदी पर ट्रंप ने धमकी दी है कि 4 नवंबर से पाबंदी लगाई जाए और ऐसा ना करने वाले मुल्कों के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। ईरान के नायब सदर ने कहा है कि ईरान अमेरिका की पाबंदियों को बेअसर करने की कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में एक मंसूबे पर काम कर रहा है। तेहरान में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां पाबंदियों के बावजूद तेल खरीद सकती हैं और बाहर के मुल्कों में बेच सकती हैं। इसराइली फौज ने एक बार फिर गाजा में हवाई हमले किए, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने मकामी लोगों के हवाले से ये बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल के एक ड्रोन ने मुजाहिरीन के कैंपों के पास कम से कम एक मिसाइल दागा। इस दौरान इसराइली फौज ने इस हमले के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। मंगल को गाजा से औरतों का एक जबरदस्त मार्च निकाला जाएगा। अफ्रीका में औरतों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी तंजीम ने इस मार्च की तायीद करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, जिसके नतीजे में वो मगरबी किनारे को पूरी तरह से हत्या लेगा। यूनाइटेड नेशंस के लीगल एक्सपर्ट माइकल लिंक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसराइल ने कई बरसों में मगरबी किनारे के हिस्सों में यहूदी बस्तियां बसाई हैं, फौजी जोन कायम किए हैं और दूसरे कई कदम उठाए हैं, जिनसे ऐसा मालूम होता है कि वो एक कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत मगरबी किनारे के तमाम हिस्सों को जब्त कर दिया जाएगा। उन्होंने इसराइल फलस्तीन मसले पर यूनाइटेड नेशंस की एक इंसानी हकूक काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली मदद रोक दी है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे के जरिए फलस्तीनियों की मदद के मकसद से यह इमदाद दी जाती थी। इस माली साल ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद के तौर पर $43 मिलियन देने का ऐलान किया था। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कहा कि इस इमदाद से सियासी तशद्दुद की हौसला अफजाई हो सकती है। इसी ख्याल से यह माली मदद रोकी जा रही है। दुनिया भर से मैं वक्त गया छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी हुकूमत बनाने की कोशिशें हो रही हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दरा के नए इलाकों पर सीरियन फौज का कब्जा, जॉर्डन रशिया से बात करेगा। इसराइल ने सरहदों पर फौजें बढ़ा दी। यमन में अमन के लिए अल-हूसी हथियार डालें, कंट्रोल हवाले करें, सदर हादी ने किया मुतालबा। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा हुदैदा में सीज फायर का दावा झूठ है। अमरीकी धमकियों के बीच रूहानी ने यूरोप का दौरा शुरू किया, न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें। इसराइल पूरे मगरबी किनारे को हथिया लेगा, यूएन एक्सपर्ट ने दी वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी अथॉरिटी की माली मदद बंद कर दी। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में की रोहिंग्या रेफ्यूजियों से मुलाकात, कहा जुल्म की नाकाबिल तसव्वुर कहानियां सुनी। मेक्सिको में कई दहाकों बाद कम्युनिस्ट हुकूमत बनेगी, कामयाब उम्मीदवार ने कहा करप्शन खत्म करेंगे, तब्दीली लाएंगे। अफगानिस्तान में खुदकुश हमले के बाद सिखों और हिंदुओं में खौफ की लहर, मुल्क छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी और दूसरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने हलाले के खिलाफ दरखास्तों की सुनवाई से किया इत्तेफाक, मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों से मुलाकात करते हुए जुल्म और ज्यादतियों की नाकाबिल तसव्वुर कहानियां सुनी है। म्यांमार में सरकारी फौज और बौद्ध इंतहा पसंदों के हमलों की वजह से ये रोहिंग्या मुसलमान फरार हुए। एंटोनियो गुटेरेस ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों की सूरत हाल को एक इंसानी बहरान करार दिया। उन्होंने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया। एंटोनियो गुटेरेस ने ट्विटर पर कहा कि मैंने रोहिंग्या रेफ्यूजियों के कत्लेआम और रेप की नाकाबिल तसव्वुर कहानियां सुनी है। ये लोग इंसाफ चाहते हैं और अपने घरों को लौटना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान इस दुनिया के सबसे ज्यादा मजलूम लोग हैं। म्यांमार की राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों पर बदतरीन हमले किए गए। इस सूरत हाल की वजह से 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान पिछले साल अगस्त के बाद से म्यांमार से फरार हुए हैं और बांग्लादेश में पनाह ली है। पिछले हफ्ते इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 109 सफ़हात की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सरकारी तशद्दुद के ऐसे बेशुमार सबूत मौजूद हैं जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो म्यांमार के ओहदेदारों को अपनी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाए हैं। मेक्सिको में कम्युनिस्ट लीडर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने इतवार के सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। इस तरह मुल्क में कई दहाकों बाद कम्युनिस्ट हुकूमत फिर से बन गई है। खबरों में कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को 53% वोट हासिल हुए, जो अपने मुखालिफ उम्मीदवारों से काफी आगे रहे। एग्जिट पोल्स में भी 64 साल सीनियर लीडर की कामयाबी की पेश कयासी की गई थी। उन्होंने मुल्क में करप्शन को खत्म करने और ड्रग्स के मसले से निमटने का वादा किया। मेक्सिको सिटी के एक होटल में तकरीर करते हुए लोपेज ने मुख्तलिफ ग्रुपों में सुलह की बात की। इन इलेक्शन से पहले मुहिम चलाई गई थी। लोपेज ने कहा कि मैं इकरार करता हूं कि मेरे जायज मकसद हैं। मैं तारीख में मेक्सिको के एक ऐसे सदर की हैसियत से याद रखा जाना चाहता हूं जो डिक्टेटरशिप कायम नहीं करेगा। हम एक मनसूबाबंद अंदाज में तब्दीलियां लाएंगे। उनके मुखालिफ उम्मीदवारों ने अपनी हार मान ली और कहा है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। इलेक्शंस की मुहिम के दौरान काफी खून खराबा भी हुआ और 130 से ज्यादा लोग हलाक हुए। जीतने वाले उम्मीदवार लोपेज ने कहा कि वो करप्शन से लड़ सकते हैं और पावर माफिया को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो अमरीकियों के साथ दोस्ती और ताउन चाहते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने पर लोपेज को मुबारकबाद दी। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि मैं उनके साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद हूं। ऐसा अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिससे अमेरिका और मेक्सिको दोनों का फायदा होगा। पीर को दोनों लीडर्स की टेलीफोन पर बातचीत भी हुई।
जर्मनी के एक वजीर ने ब्रुसेल्स में माइग्रेशन डील को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की तरफ से रद्द किए जाने के बाद इस्तीफा देने की पेशकश की है, लेकिन पता चला है कि वजीर दाखिला बैस सिफाद और एंजेला मर्केल के बीच बातचीत हो रही है। एंजेला मर्केल इस वजीर के एक मंसूबे की मुखालिफ हैं। एंजेला मर्केल का कहना है कि इस मंसूबे से यूरोप में एक हंगामा खड़ा होगा, लेकिन वजीर अपने ख्याल पर कायम है। उन्होंने चांसलर को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है। अफगानिस्तान में खुदकुश हमले में सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद अक़लियती तबकों में डर और खौफ की लहर पैदा हो गई है और वो हमेशा के लिए अफगानिस्तान को छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। इतवार को जलालाबाद शहर में सिखों और हिंदुओं के काफिले को निशाना बनाया गया था। इस हमले में कम से कम 13 सिख हलाक हुए थे। अफगानिस्तान में कोई 300 सिख खानदान रहते हैं। इस हमले के बाद बाद सिखों ने हिंदुस्तानी कौंसलेट पर पनाह ली है। ये हिंदू और सिख सदर अशरफ गनी से मिलने के लिए जा रहे थे। इस हमले के लिए आईसिस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मारे गए लोगों में अफगानिस्तान के सिख लीडर अवतार सिंह खालसा शामिल है, जो अक्टूबर के इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले थे। मुतासरा खानदानों ने कहा कि अब वो अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे मजहबी अकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अफगान हैं, यहाँ की हुकूमत हमें तस्लीम करती है, लेकिन दहशतगर्द हमें निशाना बनाते हैं क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं। इन हालात में भी बाज़ सिख ऐसे हैं जो अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे एक सिख दुकानदार ने, जिसका नाम संदीप सिंह है, काबुल में कहा कि हम बुज़दिल नहीं हैं, अफगानिस्तान हमारा मुल्क है, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस हमले के जरिए अफगानिस्तान के रंग बिरंगे ताने बाने को निशाना बनाया गया है। मालूम हुआ है कि मोदी ने आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और अफगानिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के हालात का जायज़ा लिया। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी में पिछले कई बरसों में मुसलसल कमी आई है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी इत्तेहाद कर सकते हैं। हाल ही में बीजेपी ने पीडीपी के साथ ताल्लुक तोड़ लिया, जिसके बाद रियासत में गवर्नर राज लगा दिया गया। पता चला है कि कांग्रेस की एक अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पीडीपी लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली का दौरा किया, जिसके बाद ऐसी कयास आराइयां तेज हो गई। पता चला कि यह मीटिंग साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के मकान पर हुई। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने माजी में कश्मीर के बारे में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सदारत मनमोहन सिंह ने की थी। सीनियर पार्टी लीडर्स करण सिंह, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी इस कमेटी में शामिल थे। पता चला कि इस मीटिंग में पीडीपी के साथ इत्तेहाद के बारे में गौर किया गया। जम्मू कश्मीर की 87 रुकनी असेंबली में पीडीपी के 28 और कांग्रेस के 12 अरकान हैं। हुकूमत बनाने के लिए 44 सीटों की जरूरत है। पीडीपी के बाज़ अरकान सीपीआईएम और आजाद अरकान असेंबली की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार हासिल करने के इम्कानात का फिर से जायजा ले रही है और बुखलाहट के आलम में कोशिशें कर रही है। इस दौरान कांग्रेस और पीडीपी के मकामी लीडर्स ने इन खबरों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि पीडीपी और कांग्रेस मिलकर इत्तेहाद करने जा रहे हैं और हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंटरपोल ने हीरों के ताजिर नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी केस के सिलसिले में ये नोटिस जारी की गई। नीरव मोदी के अलावा इंटरपोल ने उनके भाई मिशेल मोदी और करीबी साथी सुभाष प्रभ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए। सीबीआई पिछले महीने इंटरपोल से रुजू हुई थी और नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की ख्वाहिश की थी। इस नोटिस का यह मतलब है कि 190 मुल्कों की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने में ताउन कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हलाले के खिलाफ दरखास्तों की सुनवाई से इत्तेफाक कर लिया। कई लोगों ने मुसलमानों में हलाले के तरीके को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दाखिल की हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक दरखास्त गुजार समीना बेगम की नुमाइंदगी करते हुए वकील शेखर और अश्विनी उपाध्याय ने इल्ज़ाम लगाया कि समीना बेगम को धमकी दी गई और उनसे कहा गया कि वो हलाले और मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादियों के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तें वापस ले लें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मसले पर अपना जवाब दाखिल करें। इस दरखास्त में कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 494 मुसलमानों पर लागू नहीं हो रही है और कोई भी शादीशुदा मुसलमान औरत एक से ज़्यादा शादी पर शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पा रही है। अपने मुतनाज़िब बयानों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जीएसटी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बारे में गुमराह किया गया। एक दिन पहले ही हुकूमत और बीजेपी ने जीएसटी पर अमलावरी का 1 साल पूरा होने का मौका बड़ी धूमधाम से मनाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
दरा के नए इलाकों पर सीरियन फौज का कब्जा, जॉर्डन रशिया से बात करेगा। इसराइल ने सरहदों पर फौजें बढ़ा दी। यमन में अमन के लिए अलहूसी हथियार डालें, कंट्रोल हवाले करें, सदर हादी ने किया मुतालबा। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा हुदैदा में सीज फायर का दावा झूठ है। अमरीकी धमकियों के बीच रूहानी ने यूरोप का दौरा शुरू किया, न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें। इसराइल पूरे मगरबी किनारे को हथिया लेगा, यूएन एक्सपर्ट ने दी वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी अथॉरिटी की माली मदद बंद कर दी। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में की रोहिंग्या रेफ्यूजियों से मुलाकात, कहा जुल्म की नाकाबिल तसव्वुर कहानियां सुनी। मेक्सिको में कई दहाकों बाद कम्युनिस्ट हुकूमत बनेगी, कामयाब उम्मीदवार ने कहा करप्शन खत्म करेंगे, तब्दीली लाएंगे। अफगानिस्तान में खुदकुश हमले के बाद सिखों और हिंदुओं में खौफ की लहर, मुल्क छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी और दूसरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने हलाले के खिलाफ दरखास्तों की सुनवाई से किया इत्तेफाक, मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।